कल की क्लास में हमारी मुलाकात हुई थी और कल हमने मॉडर्न इंडिया शुरू करने की बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि हम शुरुआत करेंगे मॉडर्न इंडिया से। और मॉडर्न इंडिया में जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे या जो जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे मैंने कल आपको बताए थे। लेकिन मैंने लेकिन मैंने टॉपिक शुरू नहीं किया था। रीजन, क्योंकि कल कमेंट सेक्शन नहीं चल रहा था। मैंने सोचा कि बेटर है कि जब आपके कमेंट्स मुझ तक आते रहेंगे, मैं देखता रहूंगा यहाँ पर, तभी टॉपिक को शुरू करने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए मॉडर्न इंडिया। हेडिंग डालेंगे मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत 1707 ईस्वी में होती है, मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ से। और 1947 तक, 1707 ईस्वी से लेकर 1947 तक का पीरियड ही हम कवर करते हैं, किसमें, मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत में। और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या मुगलों का पतन। डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या मुगलों का पतन। लक्ष्मी पूछ रही है, सर क्या पढ़ा रहे हैं? बेटे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। मुगलों के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट? कैसी बात पूछ रहे हैं आप? जब एप्लीकेशन खोल के देखी होगी तो वहां पे ये भी तो लिखा हुआ देखा होगा ना कि 11:15 बजे से किस सब्जेक्ट की क्लास है। और अगर सब्जेक्ट की क्लास देखी थी तो ये भी पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा सवाल पूछोगे तो मैं खुद ही फांसी लगाकर लटकने की कोशिश कर जाऊंगा। नहीं। डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या मुगलों का पतन। ठीक है, और मैंने आपको बताया, कल हमने डिस्कस भी किया था कि 1707 ईस्वी से लेकर 1857 यानी कि 1857 ईस्वी तक चला मुगलों का पतन या मुगल साम्राज्य का पतन। वो मुगल साम्राज्य जिसकी शुरुआत 1526 में 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। वो मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक तो राइज होता रहा, उसका उत्कर्ष होता रहा, उसकी डेवलपमेंट होती रही, उसका विकास होता रहा। 6 मुगल बादशाहों ने शासन किया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होते ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, डिक्लाइन शुरू हुआ, जिसमें हम पढ़ते हैं लेटर मुगल्स यानी कि उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों के बारे में। यानी कि 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक, यानी कि और 150 साल का पीरियड, जिसको हम कवर करेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स में या मुगल साम्राज्य के पतन में। तो हम शुरू करने जा रहे हैं पढ़ना डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या मुगलों का पतन। और मुगलों का पतन की शुरुआत होती है औरंगजेब की मृत्यु से, औरंगजेब की डेथ से। तो ध्यान रखेंगे, 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई, डेथ ऑफ औरंगजेब। भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था औरंगजेब। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई, यहां पर महाराष्ट्र के अहमदनगर में। महाराष्ट्र का जिला है अहमदनगर। यही वो स्थान है जहां पर मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। और जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ध्यान रखेंगे, उस समय औरंगजेब के 3 पुत्र जीवित थे। हालांकि औरंगजेब के 5 बेटे थे, लेकिन जिस समय औरंगजेब की डेथ हुई थी उस समय उसके 5 बेटों में केवल 3 बेटे जीवित थे। अब औरंगजेब के 5 बेटों की बात करें तो औरंगजेब के 5 बेटे थे मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर। ये दोनों औरंगजेब के शासनकाल में ही चल बसे थे, औरंगजेब के शासनकाल में ही मर चुके थे। लेकिन जब औरंगजेब मरा तो इसके 3 पुत्र जीवित थे, जिनके नाम थे मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ये वो 3 शहजादे थे, ये वो 3 औरंगजेब के पुत्र थे जो जीवित थे 1707 ईस्वी में, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, औरंगजेब की डेथ हुई थी।
तो जैसे ही अहमदनगर में औरंगजेब मरा, तो ध्यान रखेंगे इन्हीं तीनों के तीनों भाइयों में यानी कि मुअज्जम और आजम और कामबख्श के ही बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। और सबसे पहले मुअज्जम और आजम के बीच एक युद्ध लड़ा गया 1707 ईस्वी में, जो कहलाता है बैटल ऑफ घेरिया, जो कहलाता है घेरिया का युद्ध। सबसे पहले उत्तराधिकार की लड़ाई औरंगजेब के बड़े पुत्र मुअज्जम और मुअज्जम के ही भाई आजम के बीच में हुई, और दोनों के बीच एक युद्ध लड़ा गया 1707 ईस्वी में, जिसे बैटल ऑफ जजाओ या सॉरी, मैंने यहां पर घेरिया लिख दिया है। घेरिया का युद्ध हम 1740 में पढ़ेंगे। इसको कीजिए बैटल ऑफ जजाओ, इसको कहते हैं जजाओ का युद्ध। 1707 ईस्वी में मुअज्जम और आजम के बीच बैटल ऑफ जजाओ या जजाओं का युद्ध लड़ा गया, या ऐसे कुछ कुछ इतिहास की पुस्तकों में जाजों का युद्ध भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। और ध्यान रखेंगे इसी युद्ध में मुअज्जम डिफीटेड एंड किल्ड आजम, इस युद्ध में मुअज्जम ने आजम को पराजित कर उसकी हत्या करवाई। और ध्यान रखेंगे यही मुअज्जम भारत का अगला मुगल बादशाह बना, किस नाम से? बाय द नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट, या इसी को कहा जाता है शाह आलम फर्स्ट। ये भारत का अगला मुगल बादशाह बना बहादुर शाह के नाम से, इसको कहते हैं बहादुर शाह प्रथम, या यही कहलाता है शाह आलम प्रथम। दोबारा से समझ लीजिए, 1707 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर में मृत्यु हुई औरंगजेब की। औरंगजेब जब मरा तो उसके 5 बेटों में से उसके 3 बेटे जीवित थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इन तीनों बेटों में से मुअज्जम और आजम के बीच में एक युद्ध लड़ा गया, जजाओं का युद्ध या जाजों का युद्ध, जो 1707 ईस्वी में हुआ। और इसी में मुअज्जम ने आजम को पराजित कर उसकी हत्या करवाई, एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द नेक्स्ट मुगल एम्परर, और ये खुद भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया। 1707 ईस्वी से लेकर इसका शासनकाल रहा 1712 ईस्वी तक, और ये कहलाया बहादुर शाह प्रथम, या इसी को कहते हैं शाह आलम प्रथम, जो कि भारत का अगला मुगल बादशाह बना। इसके अलावा लिखेंगे इन 1709 he also killed Kambaksh. He also killed Kambaksh near हैदराबाद। लिखेंगे इसने 1707 ईस्वी में, सॉरी, इसने 1709 ईस्वी में हैदराबाद के निकट कामबख्श की भी हत्या करवाई। इसने 1709 ईस्वी में हैदराबाद के निकट कामबख्श की भी हत्या करवाई। और ध्यान रखेंगे, लिखिए ही बिकेम मुगल एम्परर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। कुछ कुछ इतिहास की किताबों में आपको लिखेगा, ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये 63 साल की उम्र में भारत का मुगल बादशाह बना था। कुछ में आपको लिखा हुआ मिलेगा ये 65 वर्ष की आयु में भारत का मुगल बादशाह बना। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय औरंगजेब की उम्र 89 ईयर्स हुआ करती थी, 89 साल हुआ करती थी। तो जब उसका पुत्र मुअज्जम भारत का मुगल बादशाह बना बहादुर शाह प्रथम के नाम से, उस समय उसकी भी उम्र लगभग 65 साल हो चुकी थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यही कहलाता है बूढ़ा बादशाह, इसी को ओल्ड मुगल एम्परर या बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। यदि आपसे सवाल पूछें कि बताइए सबसे ज्यादा उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला कौन था, तो बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। और ध्यान रखेंगे यही कहलाता है, इसी को शाह बेखबर भी कहा जाता है। इसी मुगल बादशाह को कहा जाता है शाह बेखबर। जब 1707 ईस्वी में जब 1707 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह बना बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम,
तो यदि हम उस समय की बात करें, यदि हम 1707 की बात करें, याद कीजिए मैंने कल भी आपको बताया था कि उस समय लगभग पूरा का पूरा हिंदुस्तान मुगलों के अधिकार में हुआ करता था, मुगलों के अधीन हुआ करता था। और यदि हम औरंगजेब की बात करें तो लगभग आधे हिंदुस्तान को अपना दुश्मन बनाकर मरा था औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियां एक महत्वपूर्ण कारण थी जिसकी वजह से कई सारे शासक और राजा ऐसे थे जो औरंगजेब के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। और यदि हम मुगलों के सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में बात करें तो उस समय उत्तर भारत में सिख सिख कम्युनिटी और दक्षिण भारत में मराठा, ये दो समुदाय ऐसे हुआ करते थे जो मुगलों से सबसे ज्यादा लोहा लिया करते थे, जो कि मुगलों से सबसे ज्यादा संघर्ष किया करते थे। इसीलिए औरंगजेब ने कभी अपने शासनकाल में औरंगजेब ने कभी अपने शासनकाल में 1689 में शिवाजी के ग्रैंडसन या शिवाजी के पोते को गिरफ्तार करके रखा था, बंदी बनाकर रखा था, कैद करके रखा था। तो जैसे ही औरंगजेब मरा तो सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम पर प्रेशर आया, दबाव आया मराठाओं का, और मराठाओं ने ही इस पर दबाव बनाया शिवाजी के पौत्र या शिवाजी के ग्रैंडसन को आजाद करने का। तो बस सबसे पहला काम यही हुआ। 1707 ईस्वी में लिखेंगे शाहू गॉट फ्रीड फ्रॉम मुगल्स। लिखेंगे शाहू मुगलों की कैद से मुक्त हुआ। एंड हु वॉज शाहू? ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी। शाहू शिवाजी का पौत्र था। सिक्सटीन 1889 से लेकर 1707 यानी कि पिछले लगभग 18 साल से मुगलों की कैद में छत्रपति शिवाजी महाराज के ग्रैंडसन शाहू थे। उन्हीं शाहू को मुगलों के द्वारा आजाद कर दिया गया 1707 ईस्वी में, जब मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ हो गई। और ध्यान रखेंगे यही शाहू बने नेक्स्ट मराठा रूलर, अगले मराठा शासक, छत्रपति शाहू महाराज के नाम से। दूसरे सबसे बड़े दुश्मन उत्तर भारत में सिख हुआ करते थे, और आप जानते हैं कि उस समय मुगलों से संघर्ष किया करते थे सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। इसीलिए बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ भी संधि की, उनके साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई, और उन्हें भी कई सारी जागीरें देकर और मनसब देकर उन्हें भी किसी तरीके से संतुष्ट किया। लेकिन 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह डाइट, गुरु गोविंद सिंह की भी मृत्यु हो गई। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद अगले सिख लीडर, अगले सिख नेता कौन बन गए? बंदा सिंह बहादुर। और आप जानते भी होंगे सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता के रूप में ही कौन कौन जाने जाते हैं? बंदा सिंह बहादुर। तो जो सिखों का संघर्ष था मुगलों के खिलाफ, अब उसका नेतृत्व संभाला इसने बंदा सिंह बहादुर ने, जो कि सिख लीडर, जो कि सिख नेता हुआ करते थे। तो ध्यान रखेंगे सभी शासकों के साथ मेल मिलाप नीति करके या मेल मिलाप की नीति अपनाकर शांति स्थापित करने की कोशिश बहादुर शाह प्रथम ने की। एक तरफ मुगलों के द्वारा मराठाओं के उत्तराधिकारी शाहू को मुक्त कर दिया गया, और शाहू जाकर अगला मराठा शासक बना छत्रपति शाहू महाराज के नाम से। और इधर 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो जाने के बाद सिखों का नेतृत्व संभाला सिख नेता बंदा सिंह बहादुर ने। लिखेंगे इन 1712, 1712 ईस्वी में, ड्यूरिंग अ रिवोल्ट अगेंस्ट बंदा बहादुर, 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर के खिलाफ एक अभियान के दौरान, 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर के खिलाफ एक अभियान के दौरान, ड्यूरिंग अ मिशन अगेंस्ट बंदा बहादुर, लिखेंगे बहादुर शाह फर्स्ट डाइड, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई। बहादुर शाह फर्स्ट डाइड या बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई।
1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम या मुगल एम्परर शाह आलम फर्स्ट की डेथ हो गई और बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद, ध्यान रखेंगे, अब बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा था जहांदर शाह। एक था रफी उशान, एक था अजीम उशान, और एक था जहान शाह। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई और बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद अब उत्तराधिकार की लड़ाई, सिंहासन की लड़ाई शुरू हुई। उसके 4 पुत्रों में, जिनके नाम थे जहांदर शाह, रफी उशान, अजीम उशान और जहान शाह। और ध्यान रखेंगे, इस उत्तराधिकार की लड़ाई में जीता जहांदर शाह और भारत का अगला मुगल बादशाह भी कौन बन गया? जहांदर शाह। 1 साल के लिए 1712 से लेकर 1713 तक भारत का मुगल बादशाह बना जहांदर शाह। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जहांदर शाह को भारत का मुगल बादशाह बनने में मदद की जुल्फिकार खान ने। अब ये जुल्फिकार खान कौन है? क्योंकि जुल्फिकार खान ने ही जहांदर शाह को मुगल बादशाह बनने में मदद की थी, इसीलिए मुगल बादशाह बनते ही इसने अपना वजीर, वजीर का मतलब मुगल साम्राज्य में प्रधानमंत्री को ही वजीर कहा जाता था, इसने अपना वजीर जुल्फिकार खान को बनाया। अब आप सोचेंगे कि ये जुल्फिकार खान कौन है, तो ध्यान रखेंगे, जुल्फिकार खान वॉज सन ऑफ असद खान। अब आप सोचेंगे असद खान कौन है? असद खान वॉज वजीर ऑफ औरंगजेब। तो ध्यान रखेंगे, औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब का वजीर असद खान हुआ करता था और उसी असद खान का बेटा जुल्फिकार खान था, जिसने जहांदर शाह को मुगल बादशाह बनने में मदद की। ध्यान रखेंगे, इतिहासकार खफी खान और सिडनी ओवन ने ऐसा कहा है कि बहादुर शाह प्रथम वो अंतिम मुगल बादशाह था जिसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जितने भी मुगल एम्परर्स हुए वो सारे के सारे अयोग्य और नालायक थे। या आप कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य में सबसे पहला अयोग्य मुगल बादशाह ही किसको माना जाता है? जहांदर शाह को माना जाता है। इसीलिए ये इतिहास में प्रसिद्ध है लंपट मूर्ख के नाम से। इसी को लंपट मूर्ख कहा जाता है। नाम का मुगल बादशाह जहांदर शाह था, लेकिन जहांदर शाह के शासनकाल में सारी की सारी जो प्रशासनिक शक्तियां थी वो किसके हाथों में थी? जुल्फिकार खान की। क्योंकि केवल नाम का मुगल बादशाह जहांदर शाह था, लेकिन प्रैक्टिकली और वर्चुअली शासन किया करता था जुल्फिकार खान। सारे के सारे डिसीजंस भी जुल्फिकार खान ही लिया करता था। और ध्यान रखेंगे, जब जहांदर शाह मुगल बादशाह बना तो राजस्थान के 2 राजपूत शासक भी मुगलों से असंतुष्ट हुए। एक आमेर का राजा जो उस समय जयसिंह हुआ करता था, और एक मारवाड़ या जोधपुर का राजा जो उस समय अजीत सिंह हुआ करता था। तो ध्यान रखेंगे, जहांदर शाह ने जयसिंह और अजीत सिंह को ही संतुष्ट करने के लिए जुल्फिकार खान को भेजा, और इसी जुल्फिकार खान ने, ध्यान रखेंगे, ही गेव द टाइटल ऑफ तवाई एंड मिर्जा टू जयसिंह। लिखेंगे, इसने जयसिंह को तवाई और मिर्जा की उपाधि दी। जयसिंह आमेर का शासक हुआ करता था, ही वॉज द रूलर ऑफ आमेर। और इतना ही नहीं, जयसिंह को मालवा का सूबेदार भी बनाया गया। अब ये सूबेदार क्या है? ध्यान रखेंगे,
मुगल साम्राज्य में राज्यों को या प्रांतों को या प्रोविंसेस को सूबा कहा जाता था। मैंने आपको कल बताया भी था कि जब औरंगजेब मरा था तो उस समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 राज्य हुआ करते थे, 21 सूबे हुआ करते थे, और हर एक सूबे का जो प्रधान, जो मुखिया हुआ करता था, उसी को सूबेदार कहा जाता था। जैसे आज हर राज्य में एक राज्यपाल है, बिल्कुल वैसे ही हर एक सूबे में सूबेदार हुआ करता था। तो ध्यान रखेंगे, जयसिंह को सवाई और मिर्जा की उपाधि देकर जुल्फिकार खान ने उसे मालवा का सूबेदार बनाया, और ध्यान रखेंगे ही गेव द टाइटल ऑफ महाराजा टू अजीत सिंह। और इसने अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। हु वॉज अजीत सिंह? ये मारवाड़ का राजा हुआ करता था। मारवाड़ का मतलब जोधपुर। और इसे सूबेदार बना दिया गया गुजरात का। इसे गुजरात की सूबेदारी दे दी गई। कहने का मतलब जहांगीर शाह के शासनकाल में राजस्थान के राजपूत शासकों के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई गई। लेकिन लेकिन हालात तब बिगड़े। सर वीओडी से पढ़ सकते हैं क्या? भाई बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ लीजिए भाई, आपकी मर्जी है, मालिक हो आप, जैसा मन करे, जहां से मन करे वहां से पढ़ लीजिए। गूगल से पढ़ना है गूगल से पढ़ लीजिए, जहां से पढ़ना है पढ़ लीजिए, एक ही बात है। हाँ जी, जहांगीर शाह की एक प्रेमिका हुआ करती थी। जहांगीर शाह की एक प्रेमिका हुआ करती थी जो दिल्ली की एक तवायफ वैश्या हुआ करती थी, जिसका नाम था लाल कुंवर। ये दिल्ली की एक वैश्या तवायफ हुआ करती थी, लेकिन मुगल बादशाह जहांगीर शाह का दिल लाल कुंवर पर आया, और ये जो लाल कुंवर थी ये प्रेमिका बन गई जहांगीर शाह की। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, जहांगीर शाह ने लाल कुंवर के साथ विवाह कर लिया, और ये लाल कुंवर के साथ विवाह करके उसे दिल्ली के लाल किले में ले आया। और इस लाल कुंवर के जितने भी रिलेटिव्स थे, जितने भी रिश्तेदार थे, वो सारे के सारे मंत्री बनाकर अपॉइंट कर दिए जहांगीर शाह ने दिल्ली के लाल किले में। और जब ऐसा हुआ, लोग इसे लंपट मूर्ख कहने लगे। और ध्यान रखेंगे, जहांगीर शाह का ही एक भतीजा हुआ करता था, इसी का एक नेफ्यू हुआ करता था, जिसका नाम था फर्रुख शेर। जहांगीर शाह का ही एक भतीजा हुआ करता था फर्रुख शेर। और ध्यान रखेंगे, इसी फर्रुख शेर ने सैयद बंधुओं की मदद से, सैयद ब्रदर्स या सैयद बंधुओं की मदद से जहांगीर शाह की हत्या करवाई, और जहांगीर शाह की हत्या करवाकर ये खुद भारत का मुगल बादशाह बन गया। लेकिन किसकी मदद से? तो ध्यान रखेंगे, सैयद ब्रदर्स की मदद से। अब ये सैयद ब्रदर्स कौन है भाई? तो ध्यान रखेंगे, मुगलों के ही दरबार में सैयद ब्रदर्स या सैयद बंधु नाम के दो मंत्री हुआ करते थे, जो बिहार और इलाहाबाद के सूबेदार भी हुआ करते थे। बड़े भाई का नाम था अब्दुल्ला खान, और छोटा भाई था हुसैन अली खान। इन्हीं, ये दोनों के दोनों फर्रुख शेर के विश्वास पात्र थे। इसीलिए फर्रुख शेर ने सैयद बंधु की मदद से ही जहांगीर शाह की हत्या करवाई, और जहांगीर शाह की हत्या करवाकर ये खुद भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया। लिखेंगे, इन 1713, 1713 ईस्वी में, इन 1713, 1713 ईस्वी में जहांगीर शाह वॉज किल्ड बाय, जहांगीर शाह वॉज किल्ड विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। लिखेंगे, जहांगीर शाह की हत्या सैयद बंधुओं की मदद से करवा दी गई। एक बार मैप से समझा दीजिए भाई साहब, मुगल बादशाह का मैप बनाऊं मैं? क्या समझाना है मैप से, ये बताइए सबसे पहले तो। मैप से क्या समझाना है? मतलब इतिहास को मैप से पढ़ते हैं क्या? अभी जो मैं आपको बता रहा हूं बात, आप खुद बताइए उसमें मैप कैसे बनाऊं। क्या आपको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में गुजरात कहां पर है? आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, गुजरात तो मुझे बचपन से पता है कहां पर है। अब मतलब मैं भारत का नक्शा बनाकर उसमें आपको गुजरात दिखाऊं? मालवा की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो इंदौर और उसके आसपास का क्षेत्र है, उसी को मालवा कहा जाता था। तो मेरे हिसाब से मालवा आपको पता होगा। मैंने कहा आमेर, तो आमेर आप जानते होंगे कहां पर है, जयपुर में है आमेर।
फिर मैंने कहा जोधपुर मारवाड़, तो आप जानते होंगे राजस्थान में है जोधपुर। इतना इतना फालतू का समय है कि आपके पास? आप क्या पंचवर्षीय योजना के तहत तैयारी करने आए हैं? मैप का क्या करेंगे? यहाँ पर मैप की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। कोई कह रहा है, ये कह रहा है ये कलर्स का यूज कीजिए, कोई कह रहा है कलर्स का यूज कीजिए, कोई कह रहा है मैप बना दीजिए, कोई कुछ कह रहा है। थोड़ी देर में कहेंगे तलवार लाकर पढ़ाइए, एक हाथ में तलवार रखिए, एक हाथ में पेन से लिख कर पढ़ाइए, तो हमें फीलिंग आएगी कि हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ी देर में कहेंगे कि सर नहीं नहीं, पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मुजरा भी होना चाहिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। यही नुकसान होता है पता है, जब हम बैच की फीस ना उम्मीद से कम कर देते हैं ना, तो फिर यही होता है। फिर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ मजे लेने वाले स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि सस्ता हो जाता है ना। तो जैसे ही बैच सस्ता होता है ना, जब भी हमने बैच सस्ता करा है तो यही देखने को मिलता है। फिर ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी आ जाते हैं जो पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ मजे करने के लिए आए हैं। फिर वो ऐसे ऐसे सवाल करने लगते हैं, है ना। चलिए खैर। हाँ जी, तो फर्रुखशियर भारत का अगला मुगल बादशाह बना। जहादर शाह की हत्या करवा दी गई। मदद की किसने? सैयद बंधुओं ने, और सैयद बंधु की ही मदद से भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया। हेडिंग डाल लीजिए फर्रुखशियर। भारत का अगला मुगल बादशाह बना फर्रुखशियर, जो कि जहादर शाह का भतीजा था। 1713 ईस्वी से लेके 1719 तक, 1713 ईस्वी से लेके 1719 तक भारत का मुगल बादशाह बना फर्रुखशियर। और अभी अभी मैंने आपको बताया किसकी मदद से बना, तो सैयद बंधु की मदद से बना। इसीलिए इसने बड़े भाई, सैयद बंधु में बड़े भाई अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बना लिया, यानी कि मुगल साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना लिया। और हुसैन अली खान को, जो छोटा भाई था सैयद बंधु में, तो हुसैन अली खान को बना लिया अपना, या मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी। तो सैयद बंधु में अब्दुल्ला खान बन गया वजीर। अब्दुल्ला खान को बना लिया गया वजीर, और हुसैन अली खान को बना दिया गया मीर बख्शी। अब अगला सवाल ये उठता है, उठता क्या है, उठ चुका ऑलरेडी, पूछ लिया गया है। अगला सवाल यही उठेगा ना, मीर बख्शी। मोनिका ने पूछा कि मीर बख्शी क्या है, तो ध्यान रखेंगे मुगल साम्राज्य में सेनापति को ही मीर बख्शी कहा जाता था। ठीक है, प्रधानमंत्री वजीर। आज भी जब हम उर्दू की न्यूज सुनते हैं, उसमें यही होता है ना, हिंदुस्तान के वजीर आजम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो वजीर का मतलब प्रधानमंत्री से है, और मीर बख्शी का मतलब मुगल साम्राज्य में मीर बख्शी कहते थे सेनापति को। और ध्यान रखेंगे मुगल बादशाह फर्रुखशियर ही कहलाता है घृणित कायर। फर्रुखशियर के शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए? सबसे पहला काम लिखेंगे, इन 1716 ही किल्ड बंदा बहादुर। फर्रुखशियर के ही द्वारा बंदा बहादुर की हत्या करवाई गई। सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता, जो गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व कर रहे थे, जो सिखों का नेतृत्व कर रहे थे, बंदा सिंह बहादुर। तो ध्यान रखेंगे, बंदा बहादुर की हत्या मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा करवा दी गई। और इन 1717 1717 ईस्वी में लिखेंगे, ही गेव
a golden ordinance. He gave a golden ordinance to the Britishers. लिखेंगे इसके द्वारा अंग्रेजों को, इसके द्वारा अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान दिया गया। इसके द्वारा अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान दिया गया। अब ये स्वर्णिम फरमान क्या है? एक बार मुगल बादशाह फरुखशियर के पांव में एक फोड़ा हुआ। इसने सब जगह इलाज करवाया लेकिन कोई भी वैद्य, कोई भी फिजिशियन उसे ठीक नहीं कर पाया। इसके बाद एक अंग्रेज सर्जन जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, वो मुगल बादशाह फरुखशियर के दरबार में आया और उसने दावा किया, कि मैं मुगल बादशाह फरुखशियर को ठीक कर सकता हूं। उसी ने मुगल बादशाह फरुखशियर के पांव की सर्जरी की और उस पर चीरा लगाकर पेट्रोलियम जेली अप्लाई की और सिर्फ पेट्रोलियम जेली से ही पूरी तरीके से भला चंगा हो गया मुगल बादशाह फरुखशियर। इसीलिए खुश होकर मुगल बादशाह फरुखशियर ने अंग्रेजों को पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन दे दी और इसी परमिट को, इसी परमिशन, इसी अधिकार को गोल्डन ऑर्डिनेंस, स्वर्णिम फरमान कहा गया और इसी को कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिशर्स। इसी को कहते हैं अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिशर्स कहा जाता है। हालांकि मैग्ना कार्टा तो ब्रिटेन के राजा जॉन के द्वारा जो अपने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार लिखवाए गए थे उन्हें कहा जाता है। कहने का मतलब ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं और यहां पर यह अंग्रेजों को अधिकार मिला था, इसीलिए अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहलाता है। मुगल बादशाह फरुखशियर 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को परमिट दे देता है बंगाल में कि वो करमुक्त व्यापार कर सकते हैं, जिस बात से बेहद नाखुश हो जाते हैं बंगाल की सूबेदार। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट।
हाँ जी, 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान दिया मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने, जिसको हमने अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है। इसके अलावा जो सैयद बंधु थे, तो हम सब जानते हैं उनको जरूरत से ज्यादा पावर फर्रुखशियर के द्वारा दे दी गई थी। हालात ये हुए कि अब सैयद बंधुओं के ही हाथों की कठपुतली बनकर रह गया फर्रुखशियर। केवल नाम का मुगल बादशाह प्रैक्टिकली शासन करने लगे सैयद ब्रदर्स। इसी बात की इनसिक्योरिटी हुई फर्रुखशियर को, और फर्रुखशियर ने स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी, रणनीति बनानी शुरू कर दी कि किसी तरीके से सैयद बंधु की हत्या करवाकर इनसे छुटकारा पाया जाए। और उधर उधर यही सोचने लगे और उधर यही सोचने लगे सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु। और सैयद बंधु का ये सोचना था कि अब फर्रुखशियर को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को मुगल बादशाह बना दिया जाए जो अपने कंट्रोल में रहे, जो हमारा पपेट बन के रहे। इसीलिए ध्यान रखेंगे 1719 ईस्वी में सैयद बंधु ने एक संधि की, जिसको ट्रीटी ऑफ दिल्ली या जिसे दिल्ली की संधि कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे ये जो दिल्ली की संधि थी, ये सैयद बंधु और मराठाओं के पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच हुई। उस समय मराठा पेशवा हुआ करता था बालाजी विश्वनाथ। उस समय मराठाओं का पेशवा हुआ करता था बालाजी विश्वनाथ। दिल्ली की संधि हुई और ध्यान रखेंगे बालाजी विश्वनाथ की ही मदद से सैयद ब्रदर्स किल्ड फर्रुखशियर। बालाजी विश्वनाथ की ही मदद से मुगल बादशाह फर्रुखशियर की हत्या करवा दी गई और फर्रुखशियर को मरवाकर 1719 में ही अगला मुगल बादशाह बनाया गया रफी उद दरजात को। लेकिन रफी उद दरजात कुछ ही महीनों तक भारत का मुगल बादशाह रहा और इसकी डेथ हो गई। इसके मरने के बाद इसी के छोटे भाई रफी उद दौला को मुगल बादशाह बनाया गया, जो शाहजहां सेकंड के नाम से मुगल बादशाह बना। और ध्यान रखेंगे ये भी कुछ महीनों में चल बसा और इसके बाद सैयद बंधु ने ही भारत का अगला मुगल बादशाह बनाया मोहम्मद शाह को। सत्रह सौ उन्नीस से लेके 1748 तक भारत का मुगल बादशाह बना मोहम्मद शाह, जिसे मुगलों का सबसे अयोग्य मुगल बादशाह माना जाता है और जो इतिहास में प्रसिद्ध है रंगीला बादशाह के नाम से। इसी को कहा जाता है रंगीला बादशाह। इसी को कहा जाता है रंगीला बादशाह। पेशवा कौन होते हैं? मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहा जाता था। जैसे मुगल साम्राज्य में वजीर हुआ करते थे, बिल्कुल वैसे ही मराठा साम्राज्य में पेशवा हुआ करते थे। सर फरमान का मतलब क्या होता है? फरमान का मतलब आप कह सकते हैं ऑर्डर, एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। तो भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए आज की कहानी को यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी कल